सर्वप्रथम मैं गुजरात की समूची ऐतिहासिक निरंतरता और उसकी शाश्वत मूल्यबोध को प्रणाम करता हूं और उसके इस विशिष्ट भूखंड को भी प्रणाम करता हूं जिसके गर्भ से स्वामी दयानंद जैसे महान ऋषि और भारतीय संस्कृति के उद्धारक का भी अवतरण हुआ। और ये भी एक ऐतिहासिक धरती इस रूप में भी है कि अगर आप 19वीं सदी के भारत के उस कालखंड को देखेंगे जिसमें 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति का विष भारतीय शैक्षणिक प्रणाली में विराट गुरुकुल परंपरा को विनष्ट करते हुए प्रवेश कराया था, उस समय भारत के अनेक मनीषी उस धारणा के पक्ष में खड़े हो गए थे, जिसमें सबसे अग्रणी थे राजा राममोहन राय जी। उनकी पूरी निष्ठा थी, उनकी पूरी नीयत ठीक थी। वो चाहते थे कि भारत के युवा समृद्ध, सक्षम, ज्ञानवान हों और आधुनिक विज्ञान से भी आप्लावित हों, अभिसिंचित हों, और जो सामाजिक विकृतियां हमारे देश में आई हुई थी उनके परिष्करण का भी मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन उनसे भी एक चूक हो गई कि उन्होंने उन विकृतियों के परिष्करण के लिए जो आधार लिया वो अंग्रेजों द्वारा, मुख्यतः जो मिल साहब थे इतिहासकार, उनके द्वारा जो एक दृष्टि विकसित की गई थी, और मैकाले और चार्ल्स ग्रांट ने जो एक शिक्षा का वैकल्पिक स्वरूप, भारत के उत्थान का एक काल्पनिक स्वरूप खड़ा करके दिया था, उस व्यामोह में राजा राममोहन राय भी फंस गए थे। लेकिन उस दौर में अगर कुछ महानायक ऐसे थे जिन्होंने भारतीय मूल्यबोध के साथ आधुनिक विज्ञान के भी शिक्षण पद्धति की वकालत की थी और अपने मूल से जुड़ने और भारतीय सांस्कृतिक यात्रा के साथ छात्रों को गढ़ने की, उनके शिल्पन की प्रक्रिया को प्रामाणिक मानने वाले कुछ जो लोग थे, उसमें सबसे अग्रणी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो स्वामी विवेकानंद थे, और जिन्होंने इतिहास देखा होगा उनका मोरबी से विवेकानंद जी का भी बहुत ही अद्भुत रिश्ता रहा था। और तीसरे अगर कोई व्यक्ति भारतीय शैक्षणिक प्रणाली की सबसे अधिक 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी के पूरे स्वातंत्र आंदोलन में सबसे अधिक जिन्होंने पुरजोर ढंग से कहा वो थे महात्मा गांधी। और अगर आप धर्मपाल जी की पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री, जो शिक्षा पद्धति की एक वैकल्पिक तस्वीर प्रस्तुत करता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गांधी की दृष्टि से भारत की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, स्वामी दयानंद की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, विवेकानंद की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, महर्षि अरविंदो की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, सावित्रीबाई फुले की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए, अर्थात भारतीय मनीषा के मन में जो संकल्प था उसको कैसे हम ठोस परिणति दे सकते हैं, वह उस पुस्तक में धर्मपाल जी की आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें उन्होंने बार बार इस बात के लिए कहा है कि भारत में शिक्षा पद्धति भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े बिना यदि प्रवहमान रहती है तो समूचे भारत के अस्तित्व पर ही खतरा है। सौभाग्य की बात यह भी थी कि जितने भी कमीशन
किसी भी सरकार ने गठित किए स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, कोठारी कमीशन से लेकर के और वर्तमान कमीशन तक 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक, सबने वकालत की कि भारतीय संस्कृति की जड़ों से शिक्षा को जोड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य या क्या कारण था वही लोग जानते होंगे कि शिक्षा पद्धति में जो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था, जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनिक चेंज होना चाहिए था, जो एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, वो न होकर के टुकड़ों टुकड़ों में पैबंद लगाने का काम किया गया। उसके पूरे ऑर्गेनिज्म को परिवर्तित करने की दिशा में प्रयास नहीं हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ठोस कदम इस दिशा में है कि जिसमें कि भारतीय मूल्यबोधों को इंटीग्रेट करते हुए इंडियन वैल्यूज इंटीग्रेटेड मॉडर्न एजुकेशन की बात कही गई है बहुत ही प्रमुखता के साथ। और एक दूसरा जो भारत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि सीबीएसई बोर्ड को यथावत रखते हुए उसमें बिना किसी छेड़खानी के, बिना किसी परिवर्तन के, प्रयोग के तौर पर उन्होंने निर्णय लिया कि एक समानांतर एक नेशनल बोर्ड खड़ा किया जाए, जिसके माध्यम से हम प्रयोग करके देखें अभिभावकों, शिक्षा संचालकों, विद्यालयों के जो संचालक गण हैं, प्रधानाचार्य गण हैं, शिक्षक गण हैं, धीरे धीरे किस प्रकार से इस मूल्यबोध के साथ स्वयं को समायोजित और परिवर्तित करते हैं, जिससे कि फिर एक बृहत्तर निर्णय और ठोस रूप में लिया जा सके। एक कारण और था कि पुरानी संस्था में ही सारे परिवर्तन क्यों नहीं किए गए, क्योंकि विगत कई वर्षों में बहुत सारी जो एम्प्लॉइज होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो संबद्ध संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी जहां से किताबें तैयार होती हैं, सीबीएसई की या अन्य भी सरकारें जिन किताबों को लेती हैं, उनमें कोई भी पाठ जब तय होता है तो स्वाभाविक रूप से हर विषय के लिए पैनल गठित होते हैं और उस पैनल में विगत 30-35 वर्षों से भी लगे हुए लोगों के योगदान होते हैं। उनका अपने एक मानसिक अवस्था है, एक कंडीशनिंग है और उसकी वजह से किसी भी ऐसे परिवर्तन के लिए बहुत ही प्रतिरोध आते हैं वहां। यद्यपि उस प्रतिरोध को भी समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं भारत सरकार के स्तर पर, लेकिन फिर भी एक गतिरोध उस स्तर पर नहीं हो पा रहा था जिस स्तर पर भारत सरकार चाहती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि 10 वर्षों में भी, अगर शिक्षाविद के रूप में व्याख्या करें तो 10 वर्षों में भी पुस्तकों की संरचना और उनके तात्विक रूप से कोई बहुत मूलभूत परिवर्तन दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, जबकि सारे प्रयास भारत सरकार ने पूरी निष्ठा के साथ कोशिश की। इसलिए उन्होंने पूज्य स्वामी रामदेव जी के संकल्प पर प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि एक बोर्ड गठित करते हैं और उस बोर्ड को मॉडल बायलॉज के तहत एक ऐसा अधिकार प्रामाणिक रूप से देते हैं कि उसका एक ऐसी स्वरूप हो संरचना का कि जिसमें लगभग आधे सदस्य भारत सरकार के हों और आधे किसी स्पॉन्सरिंग बॉडी के हों, और स्पॉन्सरिंग बॉडी का चयन भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करके उसको पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क दे करके तब चयन किया जाए, ताकि किसी वैधानिकता का कोई प्रश्न बाद में भी न उठ सके। ईवाई जारी की गई मॉडल बायलॉज बनाने के बाद, बहुत सारे लोगों ने उसमें सहभागिता की और पतंजलि योग पीठ के प्रस्ताव को, क्योंकि उसमें शर्त थी कि जो भी संस्था इसकी
प्रायोजक संस्था होगी वह कोई लाभ नहीं लेगी, बल्कि एक परमार्थ के रूप में, राष्ट्र धर्म के रूप में इस शिक्षा बोर्ड में उसे हजारों रुपए भी, करोड़ रुपए भी लगाना पड़ सकता है। तो उस प्रस्ताव में देना था कि कौन बिना प्रॉफिट मोटिव के कितनी धनराशि इस मिशन में लगा सकता है। पतंजलि योग पीठ ने सर्वाधिक राशि को कोट किया और अपने पुराने सारे शोध और प्रयासों को प्रामाणिक रूप से रखा और योग जैसे ग्रंथ और गुफा में रहने वाले रहस्यवादी माने जाने वाले एक विधा को घर घर तक पहुंचाने का जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसलिए उनके सामर्थ्य को देखते हुए और उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को देखते हुए भारत सरकार ने पतंजलि योग पीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्पॉन्सरिंग बॉडी नियुक्त किया। और अगर आप भारतीय शिक्षा बोर्ड को, अगर आप इसकी लीगैलिटी के बारे में, मैं इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड एक प्राइवेट सोसाइटी कैसे बना देगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, और सही है, कि कोई भी सोसाइटी कोई बोर्ड नहीं बना सकती, यह स्पष्ट है। बोर्ड बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। वह बना करके किसी भी वैधानिक स्वरूप दे करके किसी को संचालन की पद्धति तय कर सकती है, लेकिन गठन तो सरकार को ही करना होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, भारत सरकार का जो विभाग है स्कूल एजुकेशन का, उसकी वेबसाइट पर देखेंगे तो सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड भी अंकित है, और उस पर वही लिखा है जो सीबीएसई पर लिखा है कि नेशनल बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So this board is set up by government of India, not any society. Though it is based on the philosophy and vision of Pujya Swami Ramdev ji, but it has been in a legal framework, is socialized as a national board with a legal mandate by government of India. अब दूसरा एक सवाल किसी भी मनोज भाई के भी दिमाग में हो सकता है, अन्य स्कूल संचालकों के दिमाग में हो सकता है कि बोर्ड बना दिया, लेकिन इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन हो पाएगा कि नहीं, कि हमारे विद्यालय में पढ़ा हुआ अगर बोर्ड से आपकी मान्यता ले लिया एफिलिएशन, तो बच्चा अगर दूसरे किसी विद्यालय में जाता है, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, गुजरात स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र के किसी बोर्ड में, कर्नाटका के किसी बोर्ड में, केरला के किसी बोर्ड में, यूपी के किसी बोर्ड में, तो उसके साथ उस सर्टिफिकेट की वैधानिकता क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं उसके लिए एक शब्द होता है बोर्डों के समकक्षता, इक्विवेलेंस ऑफ द बोर्ड विथ अदर बोर्ड्स। इसको अभी तक एक संस्था देती रही, कोप्से। एक कोप्से एक संस्था है जो बोर्ड के समकक्षता देती रही। जब भारत सरकार में पीएमओ के निर्देश पर जब इस बोर्ड का गठन हो गया, तो मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, आईएएस ऑफिसर रहा हूं, तो उसमें हमें लगा खटका, वैधानिकता, कि यदि इस बोर्ड को कोई भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था द्वारा अगर समकक्षता नहीं मिलती है, तो कोप्से जैसी प्राइवेट संस्था से लेकर हम एक नए बोर्ड को पूरे देश में वैधानिक रूप से खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अनुरोध किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से। इसके बाद कई बैठकों के बाद ये तय हुआ कि अभी तक तो किसी भी बोर्ड को समकक्षता देने के लिए भारत सरकार ने कोई संस्था अधिकृत ही नहीं किया है। कोप्से तो हिस्टोरिकली ओवर द टाइम एक इनफॉर्मल एक अधिकार प्राप्त कर लिया, अनौपचारिक रूप से। कोई औपचारिक उसके लिए मैंडेट नहीं है भारत सरकार का।
तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला है। आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लोग तभी मान्यता देंगे, सभी बोर्ड तभी पालन करेंगे यदि आप एक अपने भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी से इक्विवेलेंस की कोई मेथोडोलॉजी, प्रक्रिया तय करेंगे। कोप्से के भरोसे सारे बोर्ड के बीच में कागजी इक्विवेलेंस हो सकता है, लेकिन एकेडमिक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं हो सकता है। तो उन्होंने काफी विचार के बाद 15 नवंबर 2021 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको भारत सरकार ने नोटिफाई किया कि इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के आधार पर, इन पैरामीटर के आधार पर एग्जामिन करते हुए, परीक्षण करते हुए भविष्य में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ही बोर्डों के मध्य समकक्षता निर्धारित करेगी। मैंने अपने बोर्ड में फिर अप्लाई किया, क्योंकि भारत सरकार ने बनाया था बोर्ड, और उसमें शर्त भी है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को आप फॉलो करेंगे, आप टीचर्स ट्रेनिंग के सारे मानक फॉलो करेंगे, आप राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी फॉलो करेंगे, जो भारत सरकार की जो विधिक अपेक्षाएं हैं उसके आधार पर एआईयू ने समकक्षता भारत के समस्त स्टेट और नेशनल बोर्ड के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का अधिसूचना जारी कर दिया 3 अगस्त 2022 को। मैं डेट इसलिए बता दे रहा हूं कि आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर मिलेगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ताकि किसी गार्जियन को, किसी शिक्षक को, किसी छात्र छात्रा को ये भ्रम न हो कि सर्टिफिकेट के बाद हम नौकरी मिल पाएगी कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल पाएगी कि नहीं, हमको जेई और नीट के एग्जामिनेशन में हो पाएगा कि नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होगा कि नहीं, विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल पाएगा नहीं, भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। तो हमने इसलिए उस नोटिफिकेशन में एआईयू से अनुरोध किया कि आप सब कुछ एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, इसको वेगली ड्राफ्ट मत करिए। तो देयर हैज बीन स्पेसिफिकली रिटन कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी एडमिशन के लिए ये पूर्णतः एलिजिबल बोर्ड है। नंबर 3, मुझे लगा कि इन्होंने तो कर दिया, लेकिन अब सारे राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन के पास भी ये पत्र जाना चाहिए अलग से, सेक्रेटरी एजुकेशन भारत सरकार की ओर से, क्योंकि प्रशासनिक अमले में तो मैं रहा ही हूं, तो मैं जानता हूं वहां के नखरे। तो हमने कहा इस पत्र को जारी कराइए। तो उस पत्र को भी 3 फरवरी 2023 को हमने सारे राज्य सरकारों को सेक्रेटरी एजुकेशन भारत सरकार की ओर से पत्र लिखवाया कि ये बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित है और यह सभी बोर्ड के समकक्ष घोषित है। इसके बाद भी हम यूजीसी गए और एआईसीटीयू गए कि हो सकता है कि मोरबी का कोई डिग्री कॉलेज कह दे कि साहब हम तो जानते ही नहीं भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, और आपने अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को तो जारी कर दिया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने प्रमुख सचिव हायर एजुकेशन को जारी कर देंगे, और पता नहीं हायर एजुकेशन के लोग रीजनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन कर देंगे, वो विद्यालयों को सूचित करे या ना करे। तो यूजीसी के चेयरमैन से मिलकर के हमने भारत के सभी विश्वविद्यालयों, सभी महाविद्यालयों को सीधे मेल करवाया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड एक नेशनल बोर्ड है, लाइक सीबीएसई बोर्ड। एआईसीटीयू से भी हमने सारे टेक्निकल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक जितने भी हैं, आईआईटी, सबको पत्र लिखवाया। तो आज की तारीख में भारत सरकार की ओर से और भारत सरकार के विभागों की ओर से पूरे देश में समस्त राज्यों के बोर्डों और नेशनल बोर्ड के समकक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड वैधानिक रूप से एक सशक्त बोर्ड है।
अब एक अगला प्रश्न ये उठता है, ये संचालकों को बहुत पीड़ा इसमें सहनी पड़ती होगी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, सरकार मातृ संस्था रही हमारी, कि विद्यालय आप किसी बोर्ड से तभी खोल सकते हैं जब पहले राज्य सरकार से अनुमति मिले। और एनओसी इतनी पीड़ादायक है कि वो दर्द मैं समझता हूं आप लोगों का, लेकिन अब है विधि विधान है, जैसा विधान है, जैसे कानून है, जैसे लोग हैं, उन्हीं की प्रक्रियाओं के मध्य से ही अपना मार्ग प्रशस्त करना है। तो हमने कहा कि मान लो कोई बोर्ड से हमारे जुड़ना चाहे और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजुकेशन ऑफिसर के पास या किसी वेबसाइट पर अप्लाई करे एनओसी के लिए, तो वो भी कह सकते हैं कि हमारे पास तो कोई सर्कुलर आया नहीं। और भारत सरकार सीधे किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को या ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन को मंडल स्तर को तो भेजेगी नहीं। और राज्य सरकार को भी, सरकार को तो नहीं होता, लेकिन सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं अहंकारी, जिनको लगता है कि मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, ये बोर्ड है, और आपने सीधे सीधे वहां से इक्विवेलेंस करा लिया, लेकिन हमारे राज्य बोर्ड से भी तो कराइए आकर के। तो बहुत लोगों ने हमसे कहा कि जरूरत नहीं है, भारत सरकार ने भी कहा जरूरत नहीं है, लेकिन हमने कहा मैं इस व्यवस्था में रहा हूं 34 साल, मैं व्यवहारिक समस्या जानता हूं, ये है। फिर मैं हर राज्यों के मुख्यमंत्री से, हर राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से, हर राज्यों के प्रमुख सचिव से, हर राज्यों के राज्य बोर्ड के अध्यक्षों से, सेक्रेटरी से मिला, और उनसे भी हमने आग्रह किया कि आप इसके आधार पर आप भी एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को भी इसको अवगत करा दीजिए, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि हाँ, मेरे पास आपका खत आया है राज्य सरकार का भी कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड एक वैधानिक बोर्ड है। तो वो भी 14 राज्यों में हो गया, जिसमें गुजरात में 1 साल पहले ही हो गया था। जिस बोर्ड पर गुजरात का ही आशीष रहा हो बनने में, जिस बोर्ड के मार्ग को पाथे तय किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सारी वैधानिक दिक्कतें दूर किया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, उनके राज्य में भी हमें निर्देश जारी कराने में 10 महीने लगा और 7 चक्कर लगाने पड़े, जबकि मैं खुद उसी का अंग रहा हूं। लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों ने कर दिया, और अन्य भी 14, कुल मिला के 14 बड़े राज्यों ने सबने कर दिया है, बाकी जगहों पर भी प्रक्रिया चल रही है। तो मैं इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि ये लीगैलिटी के बारे में पहले जानना जरूरी है, वरना पहला स्वाभाविक रूप से किसी अभिभावक के दिमाग में, किसी भी संचालक के मस्तिष्क में, किसी प्रधानाचार्य के मस्तिष्क में ये प्रश्न आना बड़ा स्वाभाविक है। क्योंकि हम भी वैसे तो सेवा में थे, लेकिन हमारे जैसे आप लोगों ने उद्यमी जो पटेल समुदाय है, उन्होंने बहुत ट्रस्ट बना के बहुत सारे विद्यालय इस क्षेत्र में खोले। उनके इस पुरीत यज्ञ की भावना को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि विद्यालय खोलना एक महायज्ञ है। उसी तरह से मैं वाराणसी का रहने वाला हूं, और वहां भी हमारे भी पूर्वजों ने 5-6 इस तरह के विद्यालय आज से 70-80 साल 60 साल पहले खोले थे, जो आज यूपी बोर्ड से एडेड है। मैं उस पर 5 का अध्यक्ष हूं, तो इसलिए वो पीड़ा भी जानता हूं, संचालक वाली भी। एक सीबीएसई बोर्ड भी हमें अपने गांव का ऋण चुकाने के लिए खोला कि वहां के क्षेत्र की अपने लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देना हमारा फर्ज है, क्योंकि उस धरती के गर्भ ने अगर मुझे सामर्थ्य दिया है तो मुझे भी मृत्यु से पहले कुछ ऋण चुका के जाना चाहिए। तो उसका भी दर्द हमने देखा है। इसलिए सारे प्रश्न आपके दिमाग में आने स्वाभाविक है, इसलिए मैंने इसको पहले उत्तर दिया, ताकि प्रश्न कम हो जाएंगे आपकी ओर से, जिज्ञासा। दूसरा, बोर्ड की अपेक्षा इसके करिकुलम सिलेबस में ऐसी क्या बात होगी कि भारतीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय मूल्य बोध की बहुलता होगी या केंद्रीय तत्व होगा, वो कैसे होगा? यह है तो बहुत विस्तार की बात, लेकिन मैं संकेतों में बिंदु बता सकता हूं आपको, जिससे आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, एक उसके
यात्रा करने की एक बिंदु में, संकेत बिंदु मिलेगा। हमारे पहला एक ऐसा बोर्ड है भारत का, न कोई स्टेट बोर्ड ऐसा है न कोई नेशनल बोर्ड है, जिसके उद्भव में ही मैंडेट में लिखा हुआ है, जो उसका प्रस्तावना है, प्राकथन है, इसका जो उद्भव है उसमें ही लिखा है, दिस बोर्ड इज बीइंग सेट अप विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लेंडिंग एंशिएंट नॉलेज सिस्टम विद द मॉडर्न एजुकेशन। ये मैंडेट किसी भी बोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, किसी भी स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड के जो उसका प्रेम्बल है, उसकी संरचना के पीछे जो एक नाभिकीय तत्व है, वो मूल वाक्य, ध्येय वाक्य भारतीय शिक्षा बोर्ड का एकमात्र इसी बोर्ड का है कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वय, यह इसका लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड। अब इसमें दो तीन प्रश्न उठ जाते हैं शिक्षाविदों के मस्तिष्क में, आप ही की दृष्टि से सोचते हुए बात कर रहा हूं कि क्या जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो क्या हम आधुनिक विज्ञान के साथ दक्षता में समझौता तो नहीं करेंगे? क्योंकि विषय को बर्डन तो नहीं करना है बच्चों पर, ऐसे ही बहुत बर्डन है। तो उस बोझ न करते हुए आप आधुनिक विज्ञान के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करने की चुनौती कैसे पूरा करें? और दूसरा प्रश्न आता है लोगों के दिमाग में कि कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर जो वैदिक उपनिषद और षड दर्शन के जो मूल्य थे, या बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन के भी जो मूल्य थे, या मैं ये कहूं कि भारत की पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के गर्भ से उभरे हुए जो मूल्यबोध थे, वो कितने भी महान रहे हों, लेकिन व्यवहार में जो विकृतियां आ गई, कहीं उन विकृतियों को पुनः रीइंफोर्स करने का कोई अप्रत्यक्ष तरीका तो नहीं है क्या है? आप मेरे भाव से समझ रहे हैं, मैं स्पष्ट वो शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप भाव समझ रहे हो। जैसे जातिवाद, संकीर्णताएं, अंधविश्वास, अतार्किक, अवैज्ञानिक अनेक तरह के कर्मकांड,